अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर कबूतर किचन चला और आप सबको हमारे इस प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल में खुशामदीद। आज फिर हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेके आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहले हर टॉपिक से हट के है। आज हम बात करेंगे हड्डियाँ और हड्डियों में होने वाली बीमारी के बारे में और सबसे जो कॉमन बीमारी है, जो हर घर की बीमारी है, वो है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए एक बहुत ही अहम मेहमान मौजूद है, जो पेशे के लिहाज से एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और जेपीएमसी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया रख साहबा। थैंक यू रख साहबा फॉर योर इंट्रोडक्शन। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो अर्थराइटिस है ये चीज़ क्या है और ये कितने तरह की होती है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि जो आर्थराइटिस है ये एक अम्ब्रेला एक वर्ड है, यानी इसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। ऑलमोस्ट 100 किस्म की बीमारियाँ होती हैं जो मोस्ट कॉमन हमारे माशरे में पाई जाती हैं। जैसे आपने खुद ही कहा कि हर घर की बीमारी है, तो वो है नी ओस्टियो आर्थराइटिस और वो एजिंग से रिलेटेड होती है। उमूमन 40 साल के बाद होना शुरू होती है और वक्त के साथ बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वियर एंड टीयर होता है। दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस उमूमन होता है 30 से 60 ईयर्स की एज में और ये उमूमन लेडीज़ में पाया जाता है। और ये होता है घुटने के अंदर एक कैप्सूल होता है, उसके अंदर की एक झिल्ली होती है जिसको हम साइनोवियम बोलता है, उसके अंदर सोजिश हो जाती है, तो ये उस तरह का होता है। और दूसरा तीसरा होता है किसी को चोट लग गई हो, उसके हिसाब से फिर ये आहिस्ते आहिस्ते घुटना ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। सर तो आज ये कॉमन है। बाकी भी चीज़ें हैं जिसमें मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, स्किन होते हैं, जैसे सोरियाटिक आर्थराइटिस हो गया, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसके साथ यानी हड्डी की रीढ़ की हड्डी भी इन्वॉल्व होती है। तो डिफरेंट किस्म की होती हैं। मोस्ट कॉमन जो होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस है, उसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसके बाद जैसे गाउटी आर्थराइटिस, पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। सर आज हम मेनली बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे माशरे में। तो ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये होने की एक्चुअल कॉज क्या है, किस वजह से ये होती है जी, लोगों के अंदर? ऑस्टियोआर्थराइटिस से सबसे पहले समझने की ये ज़रूरत है कि है क्या। घुटने के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं उनके दरमियान एक हिफाजती तह होती है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। उम्र के हिसाब से में उसमें वियर एंड टियर आ जाता है, यानी वो घस जाती है, तो फिर उसमें सोजिश आ जाती है, फिर घुटना आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसको इस तरह ये डेवलप होता है। उमूमन 40 ईयर्स के बाद ये होता है। और ये प्रेजेंट किस तरह करेगा, पेशेंट को दर्द होगा या उसकी जॉइंट की जो मूवमेंट होंगी वो अफेक्टेड होंगी, यानी ज़्यादातर वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा और अकड़पन आ जाएगा। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो फिर उसके बाद फिर उसकी रूटीन जो लाइफ है वो भी असरअंदाज होगी। सर ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इनके कुछ लेवल्स या स्टेजेस होते हैं? जी बिल्कुल, जैसे इनिशियल स्टेजेस में आएगा तो हल्का सा उसको पेन होगा, ठीक है। और उमूमन जो हमारी पब्लिक है उसको नज़रअंदाज करती है, या ओवर द काउंटर ड्रग्स, कोई दवाई जो घर पे मौजूद होती है या किसी ने कह दिया ये दवाई खा लो, ये खा रही हो, तो इस तरह गुजारा करते हैं। और उसके अलावा जैसे बढ़ती जाती है उसके बाद फिर बंदा ज़मीन पे उकड़ नहीं बैठ सकता, सीढ़ियाँ नहीं इस्तेमाल कर सकता। इवन इतना शदीद भी हो जाता है कि रात को जब बंदा सो रहा होता है, करवट ले रहा होता है, तब यानी उसको दर्द होता है। सर ऐसे कौन कौन से टेस्ट है जो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को करवाते हैं डिटेक्ट करने के लिए? उमूमन ये हमारे जो पेशेंट हिस्ट्री लेते हैं और मुआयना करते हैं, उस पर डायग्नोस होता है। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के हम जो पहली टेस्ट करवाते हैं वो हमारा एक्सरे होता है। पेशेंट को खड़ा होकर एक्सरे करवाते हैं, वेट बियरिंग, तो उसमें हमें तशखीस हो जाती है कि इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या कौन सी लेवल का है, कितने ग्रेड का ही है ऑस्टियोआर्थराइटिस से। सर पहले ज़माने में ऑस्टियोआर्थराइटिस लोगों में इतना कॉमन नहीं था, लेकिन आजकल ये दिन ब दिन लोगों में क्यों होता जा रहा है? बिल्कुल, इसकी वजूहत हैं। एक तो एजिंग फैक्टर है, ठीक है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो हेल्थ सर्विसेज ज़्यादा आ गई हैं तो उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई है ओवरऑल। तो एक एजिंग फैक्टर तो वैसे ही है एक। दूसरा ये है कि हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, हमारा जो खाना पीना है वो, उसमें हम ज़्यादा मीठी चीज़ें खा रहे होते हैं, यानी ना वर्जिश कर रहे होते हैं, ना हम चहलकदमी कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह की क्वालिटी जो लाइफ की जो है हमारी, वो एक हेल्दी स्टाइल नहीं है। तो ये चीज़ें मिल के यानी एक कंट्रीब्यूट करती हैं, पेशेंट का वेट बढ़ जाता है, तो पूरा एक स्ट्रेस आता है जॉइंट के ऊपर, जिसकी वजह से फिर ये वियर एंड टियर में ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। सर डायबिटीज़, वज़न का बढ़ना, ब्लड प्रेशर, इनसे भी क्या ये ऑर्थराइटिस ज़्यादा ट्रिगर होती है? नहीं, लेकिन जब जिसको अगर आर्थराइटिस है, ठीक है, उसकी मोबिलिटी अफेक्ट है, तो जैसे आपको पता है कि अगर पेशेंट इमोबाइल है, ज़्यादा चलकदमी नहीं करता है, तो बाकी बीमारियां हो सकती हैं। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है फॉर एग्जांपल, या ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो बाकी कार्डियोवास्कुलर बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि घुटने की जितनी चहलकदमी की जाए तो उतनी ज़्यादा मुनासिब है। सर इसका क्या खाली दवाइयों से इलाज होता है या सर्जरी भी होती है? डिपेंड करता है कि स्टेज कौन सी है।
मैं बताता चलूँ कि जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो शुरुआत में इलाज होता है वो सिंपल, यानी आप उसको पेन मैनेजमेंट करें और इसके साथ एहतियात करें। एहतियात से मुराद ये है कि ज़मीन पे बंदा होकर ना बैठे, क्रॉस लेग ना बैठे, सीढ़ियाँ कम से कम इस्तेमाल करे, वॉशरूम जो है वो कमोड वाला इस्तेमाल करे। ठीक है, इस तरह के एहतियात बताते हैं। इसके अलावा अपना लाइफ स्टाइल जो है उसमें डाइटरी हैबिट्स को बेहतर करे, मीठी चीज़ें कम खाए और चिकनाई वाली चीज़ें कम खाए और अपनी चहलकदमी करता रहे। तो ये चीज़ें लाइफस्टाइल करना है। इसके अलावा हम फिज़ियोथेरेपी भी ऐड ऑन करते हैं, जिससे ये होता है कि घुटने की जो जनरल हेल्थ है, जो उसके अराउंड जो बायोमैकेनिक्स है, जो उसका जो काम करने का जो एक तरीक़ेकार होता है, उसमें फिर बेहतरी आ जाती है फिज़ियोथेरेपी वगैरह से। और सिर्फ दवाइयाँ भी नहीं होती, ये सब चीज़ें मिल के हम इलाज करते हैं। इन सब चीज़ों से जब बंदा दवाइयाँ ले रहा होता है, एहतियात भी कर रहा होता है, फिज़ियोथेरेपी भी कर रहा होता है, ये एडवांस स्टेजेस में जब हो रही होती हैं चीज़ें, यानी इंजेक्शन तक भी लग जाती है पेशेंट को, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि पेशेंट मुश्किल से चलना करता है तो फिर थक जाता है दर्द की वजह से, या अभी रात को करवट भी लेता है, ठीक है ना, उसने सब मॉडलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट उसने इस्तेमाल कर चुका होता है। फिर बारी आती है सर्जरी की। हर पेशेंट में सर्जरी हम नहीं एडवाइस करते। सर कौन से स्टेज पे जाके हम सर्जरी एडवाइस करते हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि पेशेंट को काफ़ी टाइम से सिम्टम्स हो कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ असरअंदाज हो, यानी सिर्फ दर्द फैसला नहीं करता, यानी उसकी ज़िंदगी का जो मयार है वो जब असरअंदाज ज़्यादा हो जाता है, इतना हो जाता है कि बंदा यानी सोसाइटी तक भी नहीं जा सकता, इतना शदीद दर्द होता है, रोज़ाना की बुनियाद पर उसको दवाई देनी पड़ती है। इवन रात को जब करवट भी लेता है तो उसको दर्द होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी क्रिपल्ड हो जाती है, तब जाके सर्जरी के बारे में हम सोचते हैं। सर सर्जरी जो हम करते हैं उसका नाम क्या है और वो कौन कौन सी जगह की हम कर सकते हैं? सर्जरीज़ में ऑप्शंस होते हैं, डिपेंड करता है कि आपके जो नी के जो कंपार्टमेंट 3 होते हैं कि उसके कितने कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है। मोस्टली जो हम जो एक जनरल एक सर्जरी होती है उसको हम टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। उसमें होता क्या है कि उसमें जो अफेक्टेड साइड होती है, यानी जो एक लेयर होती है डैमेज डिजीज़ जो ख़राब होती है, जिसकी वजह से दर्द उठता है घुटने के अंदर, उसको रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेस हम करते हैं मसनूई घुटने से। मसनूई घुटना बनता है एक मेटल से और मेडिकेटेड एक प्लास्टिक से। सर खाली घुटने को ही हम रिप्लेस कर सकते हैं या और भी कोई ऐसी जॉइंट्स है जिनको हम बदल सकते हैं? बिल्कुल, जैसे ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो आते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी और जोड़ में भी हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हिप जॉइंट में भी हो सकती है, शोल्डर में भी हो सकती है, इवन स्पाइन में भी स्पॉन्डाइलोसिस उसको बोलते हैं, वहाँ पर भी आर्थराइटिस हो सकती है। सर आपने बताया कि टोटल नी रिप्लेसमेंट होती है, तो टोटल नी रिप्लेसमेंट तो मतलब पूरे घुटने को आप बदलने को कह रहे हैं, तो क्या ये किसी और तरीके से भी हम कर सकते हैं कि आधा घुटना बदले? जी बिल्कुल, इस तरह के ऑप्शंस भी मौजूद हैं जिसमें हम बोलते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, यानी घुटने का अंदर का हिस्सा या बाहर का हिस्सा, ठीक है ना, जो कि डिजीज़ पार्ट होता है, सिर्फ उसको हटाया जाता है। अब उसमें फ़ायदा ये होता है कि उसमें ऑपरेशन का टाइम भी कम होता है, रिकवरी फास्टर होती है, अखराजात के हिसाब से वेरी कर सकता है, लेकिन रिकवरी अच्छी होती है। लेकिन ये हो किस में, इसके लिए भी सिलेक्टिव होना चाहिए, यानी इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा घुटना ख़राब हो, उसमें वो पर्टिकुलर जो अलाइका है घुटने का अंदर वाला या बाहर वाला हिस्सा वो ख़राब हो तो वो रिप्लेस करते हैं, जिसको हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। सर नाज़रीन को ये बताएं कि ये जो घुटना रिप्लेस करने के बाद वो क्या बिल्कुल चलने-फिरने लग जाते हैं और नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि हमारे मुआशरे में लोग जब नी रिप्लेसमेंट के लिए सोचते हैं तो बहुत उनके दिमाग में ऐसे सवाल होते हैं या लोगों की कहानियाँ बैठी होती हैं कि वो फ़ैसला करने में उनके लिए दुश्वारी होती है। तो नाज़रीन के लिए मैं ये आसान करता जाऊँ कि जैसे ऑपरेशन हो गया, मिसाल के तौर पर आज ऑपरेशन हो गया, अगले दिन पे उनको वॉकर के साथ मोबिलाइज़ करते हैं आउट ऑफ द बेड, फुल वेट बेयरिंग अलो की जाती है और पेशेंट 3 महीने से 4 महीने में फुल अपनी लाइफ में वापस आ जाता है। और सर इस सर्जरी के बाद किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है? जी बिल्कुल, जैसे हर सर्जरी के बेनिफिट होते हैं, हर सर्जरी में पोटेंशियल रिस्क भी होती हैं, जैसे इवन अपेंडिसेक्टोमी भी होती है, उसमें भी बेनिफिट भी हैं तो रिस्क भी हैं, ठीक है। इसी तरह नी रिप्लेसमेंट में अपनी तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं, इन्फेक्शन हो सकता है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, 1 to 2% एक चांस होता है इन्फेक्शन का। इसके अलावा ये है कि उसमें आपका डीवीटी, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है कि जो टांगों की जो नसें हैं उसके अंदर खून जम जाए, एक ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या बंदा गिर जाए तो इम्प्लांट टूटने का खदशा भी हो सकता है। सर नाज़रीन को आप ये भी बताएं कि लोगों को लगता है कि अगर हमने कोई लोहे की चीज़ अपने जिस्म में लगा ली है तो बाद में हम एमआरआई नहीं करवा सकेंगे, नहीं, तो नहीं, ये क्या ये बिल्कुल सच है? आजकल जितने भी इम्प्लांट्स आ रहे हैं वो एमआरआई कंपैटिबल हैं, पेशेंट कैन गो थ्रू। और सर इसके अलावा कुछ एहतियात बता दें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस इतना कॉमन होता जा रहा है, तो लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में?
एहतियात से मुराद ये है कि उमूमन जब घुटने का दर्द होता है पेशेंट को तो वो नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। पहले तो दवाई नहीं ले रहे होते हैं और ना ही किसी डॉक्टर से रुजू करते हैं। वो उमूमन खुद से इलाज कर रहे होते हैं या कई बातों पे अमल करते हैं। तो इस तरह एक तो बीमारी तशख़ीस जो होती है वो लेट स्टेजेस में आके होती है और फिर उनका ट्रीटमेंट जो प्रोसीजर वो भी डिफरेंट होता है। तो जैसे ही पेशेंट को दर्द हो, 2 हफ्तों से ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो और उसकी ज़िंदगी में असरअंदाज हो रही हो, तो उसको चाहिए कि वो डॉक्टर को कंसल्ट करें, नंबर 1। और ट्रीटमेंट ऑप्शन जैसे आपने पूछा, तो एक तो दवाइयाँ देते हैं, एनसेड्स वगैरह देते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को पूरा गाइड करते हैं कि किस तरह लाइफ को स्टाइल को मॉडिफाई किया जाए, जैसा डाइटरी स्टाइल हैं, किस तरह कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, और फिज़ियोथेरेपी वगैरह हम एडवाइस करते हैं उनको एक प्रॉपर। उसके अलावा एहतियात जैसे मैंने बताई कि वज़न कम करना होता है, सीढ़ियों का कम इस्तेमाल होता है, वॉशरूम वगैरह कमोड वाला इस्तेमाल करें। ये सब चीज़ें जब हम इस पे अमल करते हैं तो बीमारी ख़त्म तो नहीं हो जाती, लेकिन अपनी जिस तरतीब से वो बढ़ रही होती है वो रुक जाती है। सर आखिरी सवाल कि लोगों को ये जो कैल्शियम और विटामिन डी जैसे हमारे माशरे में हर किसी में ही कम है, तो इसका कोई रोल होता है नहीं, ऑस्टियोआर्थराइटिस इसका में? जैसे डॉक्टर्स अमूमन देखा गया है कि पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इसका कोई इस पे कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, चलिए सही है सर। आज आपके इस प्रोग्राम में आने का बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। और आपने इतनी अच्छी बातें हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की, उनको बताया, इसका भी बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा आज हमारे साथ डॉक्टर मुज़फ़्फ़र मौजूद है और उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताया। ऑस्टियोआर्थराइटिस की कौन-कौन से तरह की आर्थराइटिस हमारे माशरे में मौजूद है उसके बारे में बताया। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कितने स्टेजेस होते हैं और किस स्टेज में जाके हमें सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। अगर दवाइयों से इलाज हो रहा है या फिज़ियोथेरेपी डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप लाज़मी वो दवाइयाँ भी लें और फिज़ियोथेरेपी भी करवाएँ। और उसके साथ-साथ अगर स्टेज बहुत ज़्यादा हो गया और आपको चलने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है, अगर आप वॉक भी नहीं कर सकते, तो आप सर्जरी के बारे में ज़रूर सोचें। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं और आपको नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें ज़रूर मैसेज करके बताइएगा कि आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और कमेंट करके भी बताइएगा कि इस प्रोग्राम के अलावा आप दूसरे कौन-कौन से प्रोग्राम हमारे इस चैनल पे देखना चाहते हैं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मुझे और मेरे आज के मेहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।